Hello boys and girls, welcome back to our class. We will continue from where we left. हम लोग ने कल जहाँ बात छोड़ी थी वर्ड्स और सेंटेंसेस पे, उसी के आगे आज हम बढ़ेंगे. तो फर्स्ट, आई होप यू ऑल हैड फन फाइंडिंग वर्ड्स एंड मेकिंग सेंटेंसेस. आपको बहुत मज़ा आया होगा. वो जंबल अप जो अल्फ़ाबेट्स का एक चार्ट था जो अभी आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसमें से वर्ड्स बनाने में, उन वर्ड्स को खोजने में, तो मेरे को बहुत मज़ा आया. और मैंने जो वर्ड्स खोजे हैं वो मैंने मार्क आउट करके आपके लिए यहाँ पर स्क्रीन पर दिया है. अगर आपसे कुछ छूटा हो तो आप इसमें से हेल्प ले सकते हैं. आगे बढ़ते हुए लेट मी से कि हम लोग ग्रामर की पढ़ाई कर रहे हैं. ग्रामर की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? वर्ड्स और सेंटेंसेस हम लोगों ने कल उनके बारे में पढ़ा. एक तरीके से ग्रामर की शुरुआत कल हो गई, क्योंकि हम लोगों ने ग्रामर का जो सबसे पहला बेसिक रूल है, मेक सेंस, मतलब उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए. इंग्लिश भाषा में किसी चीज़ का अर्थ निकल रहा है कि नहीं, ये कौन तय करता है? ये बॉस तय करता है, और वो बॉस है ग्रामर, अंग्रेजी का बॉस. वो ये तय करता है कि कोई वाक्य, उसका कोई अर्थ निकल रहा है कि नहीं, वो वाक्य गलत है या सही, इसका अर्थ हमें ग्रामर ही ये तय करता है. अब हमें किसी से बात करनी है, कोई चीज़ अभिव्यक्त करनी है, किसी से कोई चीज़ कहना है, तो वह व्याकरण के रूप से सही होना चाहिए. जैसे हमें हंसी आती है जब कोई अंग्रेज बोलता है हम पानी खाती है. क्यों? क्योंकि वो ग्रामेटिकली, व्याकरण के हिसाब से वो गलत है. उन्होंने उसमें वो मैस्कुलिन फेमिनिन और सारा कुछ उन्होंने मिक्स कर दिया, तो हमें हंसी आती है. इसी तरीके से अंग्रेज़ी में भी जब अगर हम बात कर रहे हैं और हम सही ग्रामर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो अगले वाले को भी हंसी आ सकती है कि भाई ये गलत बोल रहा है. राइट. दूसरी चीज़ कि बॉस इज़ ऑलवेज राइट, ये देखिए चार्ट में लिखा हुआ है. तो ग्रामर एक बार तय कर देता है कि भाई ये ऐसे ऐसे होगा, और वही चीज़ सही होती है. इसीलिए ग्रामर डिसाइड व्हाट मेक सेंस, ग्रामर ही तय करता है, और इसी कारण ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो आगे बढ़ते हैं. आगे बढ़ने पर मैं कल के बारे में ये बात कहूँगा कि मैंने आप लोगों को काम दिया था, जिसमें मैंने बोला था वर्ड्स वाला तो मैंने दिखा दिया. एक सेंटेंसेस का था कि सेंटेंसेस को सही कीजिए. उसमें कई सारे वर्ड्स थे जो इधर उधर थे, उनको अरेंज करना था. उसमें सबको दिक्कत आई होगी. और यहाँ पे मैंने लिखा इफ़ यू फेल यस्टरडे, यानी माने आप गिरे, क्योंकि मैंने उदाहरण दिया था साइकिल चलाने का. तो साइकिल चलाते हैं, शुरू में तो गिरते हैं. मुझे बड़ी हैरानी होगी कि पहली बार कोई साइकिल चलाए और गिरे नहीं. अगर आप गिरे तो इसका मतलब आपने प्रयास किया, गुड. सबसे पहला, जब आपके सामने वो आया होगा तो आपके दिमाग में हज़ारों सवाल उठे होंगे. ये वर्ड मैं कहाँ लगाऊं, ये गलत है कि सही नहीं है, ये आगे होना चाहिए, ये पीछे होना चाहिए, तमाम तरीके की चीज़ें. राइट. ये बहुत अच्छी बात है. अगर आपके मन में ये प्रश्न उठे हैं, इसका मतलब आपका दिमाग अब ग्रामर को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार है. बशर्ते आप डरिए मत अपने सवाल पूछने से. और दूसरी चीज़ कि जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ गए हैं, अब उनको आप तब तक पूछते रहिए जब तक आपको उसका सैटिस्फैक्टरी जवाब ना मिले. मतलब वो जवाब जो आपको संतुष्ट करे कि हाँ, क्योंकि जब हम साइकिल चलाते हैं तो हम गिरते हैं, फिर अगर हम शर्मा जाएं कि अरे हम तो गिर गए, फिर नहीं बैठे, तो फिर साइकिल तो चलने वाली नहीं है. तो उठिए और बार बार चलाइए, तब तक प्रैक्टिस कीजिए जब तक आप सेटिस्फाई ना हो. ठीक है. और पहली चीज़, अगर आप सोचेंगे कि अच्छा चलो छोड़ो, इसको छोड़ो, अगली चीज़ समझ लेंगे, तो मैं आपको ये अभी बात बता दूं कि दूसरी सीढ़ी पे तभी चढ़ेंगे जब आप पहली सीढ़ी पर कायदे से खड़े होंगे. वी कांट क्लाइंब द नेक्स्ट स्टेप इफ़ वी आर स्टिल स्टैंडिंग. वी कांट क्लाइंब द नेक्स्ट स्टेप अगर हम पहली सीढ़ी पर ही नहीं है. अगर हम निचली सीढ़ी पे हैं तो दूसरी तीसरी पे चढ़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता. मेरे स्लाइड में एक स्पेलिंग मिस्टेक है, मैंने उसको नेस्ट लिख दिया है लास्ट पॉइंट को. वो नेस्ट नहीं है, NEXT है, नेक्स्ट स्टेप. राइट. सो लेट्स
गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में हम आते हैं। अब ग्रामर की पढ़ाई है, और ग्रामर की पढ़ाई कर क्यों रहे हैं? इसलिए ताकि हम अंग्रेजी भाषा को बोल सके, लिख सके, समझ सके और समझा सके। तो किसी चीज़ को बोलने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए स्पीच माने जो हम लोग बात संवाद करते हैं उसको समझना होगा, राइट? एक सेंटेंस हम लोगों ने बोला, उसमें कई सारे शब्द हैं, उनको समझना पड़ेगा। अब जैसे ही ये स्लाइड आपके सामने आई होगी तो आपको लगेगा ओहो, अब यहाँ से तो बहुत मुश्किल होने वाला है। और ये राइट हैंड साइड वाला स्लाइड देखे तो और ज़्यादा। इसीलिए मैंने ये पिक्टोग्रामर का भी एक स्लाइड बगल में, ये देखिए एनिमेशन, एक महाशय अपने कमर पे हाथ रख के खड़े हैं, उनको लोड किया है। ये क्या है? ये केवल टर्म्स हैं, इनको केवल समझने की ज़रूरत है आपको। और अभी क्योंकि आप स्टूडेंट हैं तो उनको याद भी करना होगा, लेकिन ये बहुत मुश्किल चीज़ें नहीं है। जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच, अब एक वाक्य है, वो शब्दों से बना है, अनेक प्रकार के शब्द। अब वो शब्द क्या हैं? नाउन होंगे, कुछ वर्ब होंगे, कुछ एडजेक्टिव होंगे, एडवर्ब होंगे, प्रोनाउन होंगे, कंजंक्शन होंगे, प्रेपोजिशन होंगे, इंटरजेक्शन होंगे, इन सबको मिला के वाक्य बने होंगे। हम लोग जब ये पढ़ाई करने वाले हैं तो हम लोग क्या करेंगे कि जब हम लोग एक वाक्य को पढ़ेंगे तो हमारे अंदर ये गुण आ जाएगा कि उस वाक्य में कौन कौन से शब्द वो क्या हैं, वो नाउन है कि वो वर्ब है, उसमें एडजेक्टिव कौन सा है, उसमें एडवर्ब कौन सा है, हम उन सबको पहचान पाएंगे। एक वाक्य में जितने भी शब्द होंगे उनको हम पहचान पाएंगे कि वो क्या हैं और वो क्यों हैं। और जिस दिन हम इन सब चीज़ों को पहचान जाएंगे उस दिन हम बहुत आराम से अंग्रेज़ी में बात करेंगे, लिखेंगे और समझ भी सकेंगे। तो आई होप दिस मेक्स यू एक्साइटेड, क्योंकि ये बहुत कठिन काम नहीं है, हम इसको सफलतापूर्वक सीख सकते हैं और ये केवल 8 है, ठीक है? सो डोंट वरी, बक अप। पहली चीज़, नाउन। जो महाशय खड़े थे ऐसे हाथ बगल में करके, नाउन, ठीक है? नाउन इज़ द नेम। आपने ये पढ़ा भी होगा, पिछले साल मैंने पढ़ाया भी है। अगर आप कोई भी ग्रामर की किताब खोलेंगे तो सबसे पहले ये मिलेगा, नाउन इज़ द नेम ऑफ पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स। नाउन क्या है? नाम है। नाम है किसका? पीपल, लोगों का, प्लेसेस, जगहों का, एनिमल्स, जानवरों का, और थिंग्स, निर्जीव चीज़ों का, ठीक है? अब ये सबसे बॉटम साइड में वो एक स्लाइड बनी है, उसमें पर्सन में दिखा है मैन, एन, गर्ल, स्टीव, चाइल्ड, ग्रैंडपा, ग्रैंडमा। प्लेसेस में दिया है पेरिस, सिटी, स्कूल, होम, ठीक है? इसी प्रकार एनिमल में दिया है डॉग, कैट, व्हेल, और थिंग्स में दिया है बुक, पेंसिल, एप्पल। इसको पहले समझिए। जब मैं डॉग बोलता हूँ तो आपको एक पेड़ तो नहीं समझ में आता होगा, या आपको एक जानवर समझ में आता होगा ना, जो भौंकता है, उसके पूँछ है, उसकी कान है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये एक नाम दिया गया है उस जानवर को। डॉग बोलने पर गाय की छवि नहीं बनेगी मुंह में, मन में, इसीलिए नाम ज़रूरी है। वो नाम इसलिए दिए गए हैं ताकि जब उनको हम बोलें तो आप वही बात समझे जो हम कह रहे हैं। जब मैं चेयर बोलूं तो आपके दिमाग में बेड ना आए, चेयर आए। चेयर माने चार पैरों का वो चीज़ जिस पर हम बैठते हैं, राइट? मैं मोबाइल बोल रहा हूं तो आपके दिमाग में मोबाइल आ रहा होगा, वो कड़ाही नहीं आ रही होगी, राइट? इसीलिए हर चीज़ों का नाम जरूरी है, क्योंकि जब हम अंग्रेज़ी में किसी चीज़ के बारे में बात करेंगे और हम उस शब्द को बोलेंगे तो आप वही समझे जो मैं कहना चाहता हूँ। मैं कहूँ फैन ऑन कर दीजिए तो आप लाइट नहीं ऑन करेंगे, आप पंखे को ऑन करेंगे, राइट? सो दैट इज नाउन। वो सभी शब्द, वाक्य में वो सभी शब्द जो किसी चीज़ का नाम बताते हों उनको नाउन कहते हैं। और मेरे पास एक दूसरा एक्सप्लेनेशन भी है, जो ऊपर एक डायग्राम बना है, सेंस ऑर्गन्स। मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे पास जो ये इंद्रियां हैं पांचों, आईज, ईयर्स, नोज, स्किन एंड टंग, इन चीज़ों से हम जो भी चीज़ें
आई से देख सकते हैं, ईयर से सुन सकते हैं, नोज से सूंघ सकते हैं, स्किन से महसूस कर सकते हैं और टंग से टेस्ट कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों का नाम है। हम अपनी इंद्रियों से जितनी चीज़ों को पहचानते हैं उन सभी चीज़ों का नाम है। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसको आप देखें और आपको उसका नाम ना मालूम हो। हिंदी में तो मालूम ही होगा, इंग्लिश में हम अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे तो हमको वो भी मालूम हो जाएगा। कान से ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप सुने और आप ना बता पाएँ। आप गाने को पहचानते हैं, हॉर्न की आवाज़ को पहचानते हैं, अगर शटर गिरता है तो आप उसको भी पहचान सकते हैं, बिजली कड़कती है आप उसको भी पहचान सकते हैं, नोज़ स्मेल, अगरबत्ती जलेगी तब भी आप जान जाएंगे कि वो अगरबत्ती है, कहीं से बदबू आ रही होगी तब भी आप पहचान जाएंगे कि वो क्या है। स्किन, कोई चीज़ हमारे स्किन पे छूती है तो वो शार्प है, माने नुकीली है या धारदार है, आपको पता चल जाएगा। मुलायम है, गरम है, ठंडा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाती है और सबका नाम है। टंग, जिस चीज़ का हम स्वाद लेते हैं हम उसका नाम जानते हैं। आपके जीभ पर अगर दाल डालेंगे तो आप उसको हलवा नहीं कहेंगे, आप उसको दाल कहेंगे। तो हमने हर चीज़ का नाम रखा हुआ है और जिन जिन चीज़ों को हम पहचानते हैं उन सब चीज़ों का नाम लिखा हुआ है और वही नाउन है। सिंपल। मैं आपको एक काम देता हूँ, एक छोटा सा असाइनमेंट, कि हम अपने सेंस ऑर्गन से, आईज, ईयर, नोज, स्किन और टंग से जो जो चीज़ें महसूस करते हैं उन सब चीज़ों को लिख लीजिए। और फिर हम लोग कल क्लास में मिलेंगे या आप लाइव सेशन में आइएगा तो आप मुझे बताइएगा कि आपने कौन कौन से नाउन पहचाने। और अच्छा करना है तो जैसे चार्ट दिया है, पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के चार्ट बना लीजिए और उसके नीचे लिखिए। जैसे आपको आई से बेड दिखाई देता है अपना, तो उसको थिंग्स में लिख लीजिए। आपको अपने घर के बाहर गाय दिखाई देती है तो उसको काउ को एनिमल में डाल दीजिए। आपको अपने बाहर गार्डन दिखाई देता है तो गार्डन को प्लेस में लिख लीजिए। आपको आपके पिताजी दिखाई देते हैं तो उनको पर्सन में लिख लीजिए। तो इस तरीके से आप प्रयास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शब्द इकट्ठे कीजिए। लेट्स कलेक्ट नाउन, ये भी एक बहुत ही मज़ेदार टास्क है और इसको मस्ती से कीजिएगा। हैव फन, मज़े से इस काम को कीजिएगा, बर्डन बना के नहीं। और कोई दिक्कत आएगी तो मैं आपके लिए अवेलेबल हूँ। गिव मी अ कॉल, गिव मी अ मैसेज और मैं समझाने के लिए आपके पास मौजूद होऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच और अब अगले क्लास में मिलेंगे।